इस पे बुनियादी सवाल यही है कि इसकी लीगैलिटी अभी तक क्वेश्चनेबल है। लेकिन इसमें स्पेशल का जो लफ्ज, हाँ, ये जो स्पेशल का लफ्ज है, हाँ, जिसको कि वो डाउन प्ले कर रहे हैं, हकीकत में ये एक 180 डिग्री शिफ्ट है। बेसिकली बर्डन जो है सिटीजंस पे नहीं था बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम था कि जो इलेक्शन कमीशन का लीगल फ्रेमवर्क है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसके खिलाफ जाता है। फॉर्म का डिजाइन ऐसा है कि पहली बार में उसको समझना भी मुश्किल है। वो एक कॉलम इस तरह से जम्बल्ड है कि कहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, बहुत आसानी से उसमें गलती हो सकती है। 10 लाख तो कम से कम ऐसे केस हैं जिसमें डिलीशन के प्रोसेस शुरू हुआ है। शायद इन लोगों ने सबक ये लिया कि हमें अपोज ही नहीं करना है, आई डोंट नो। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-बलाग के पॉडकास्ट मुलाकात प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हमारे दरमियान बहुत ही खुसूसी मेहमान दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब फवाद शाहीन साहब, जो जाने माने एक्टिविस्ट हैं, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम इनसे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले SIR के बारे में आप बताइए कि इसकी लीगैलिटी और पॉलिटिकल क्या इसका पोजीशनिंग है। देखिए, SI स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल से स्टार्ट किया, हमारा इस पे बुनियादी सवाल यही है कि इसकी लीगैलिटी अभी तक क्वेश्चनेबल है। अभी तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है कि ये किस लीगल फ्रेमवर्क के अंडर किया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना बयानिया ये है कि हम वक्तन फवक्तन इलेक्टोरल लिस्ट को रिवाइज करते रहते हैं, हम एक इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं हम ये कई बार कर चुके हैं, हम एक और बार कर रहे हैं। लेकिन इसमें स्पेशल का जो लफ्ज, हाँ, ये जो स्पेशल का लफ्ज है, जिसको कि वो डाउन प्ले कर रहे हैं, हकीकत में ये एक 180 डिग्री शिफ्ट है। हमें ये समझना जरूरी है, इंडिया में वोटर रजिस्ट्रेशन की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रही है आजादी के बाद से। जो इलेक्शन कमीशन के लिए जो कानून बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 है, फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना, उन दोनों का मैंडेट ये था कि हर एडल्ट इंडियन को इलेक्शन कमीशन को वोटर बनाना है। तो इसीलिए फिर ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क आया कि एक इलाके में जो मुकीम लोग हैं, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं, उनको वोटर के तौर पे रजिस्टर किया जाएगा। और इसकी एक 70 साल की हमारी तारीख है। तो बेसिकली बर्डन जो है सिटीजंस पे नहीं था बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो जाके लोगों को रजिस्टर करवा। पिछले 10-15 साल में हमने इसमें एक कुछ चेंजेस भी देखे, कुछ रुकावट देखी। जो जितना स्मूथ था वोटर रजिस्ट्रेशन करना, वो थोड़ा मुश्किल हुआ, डिलीशंस का नंबर बढ़ने लगे, बट रिगार्डलेस एक सॉलिड बेस था। ये जो SIR का प्रोसेस है, इसने दो चीजें की। इसने पहला तो ये किया कि इसने बर्डन पूरी तरह शिफ्ट कर दिया सिटीजंस पे कि अब उनको आके अपना फॉर्म दे करके रजिस्टर कराना है। दूसरी उसने जो चीज की, 70 साल का जो पूरा बना हुआ वोटर लिस्ट है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। एसेंशियली एक फ्रेश वोटर लिस्ट बन रही है। जो लोग अप्लाई करेंगे वोटर बनने के लिए, वही कंसिडर किए जाएंगे। जो अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और हमारा ऐसा अंदाजा है, हमें ऐसा लगता है बेयर रीडिंग से, कि जो इलेक्शन कमीशन का लीगल फ्रेमवर्क है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसके खिलाफ जाता है, उसकी स्पिरिट के खिलाफ, उसकी स्पिरिट के भी, और इनफैक्ट उसका जो मैंडेट है, जो मैंडेट है, जो क्लियर मैंडेट है, उसके खिलाफ जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर 2002 को बेस बनाकर SIR का रिवीजन किया जा रहा है और एक मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो 2002 के बाद कई सारे लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोटिंग हुई, कई सारे गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर। तो क्या इन सब को बिल्कुल ही बहुत अच्छा सवाल है। और ये इसकी जो इलॉजिकलिटी, जो इसका इलॉजिक है, उसके हार्ट में आपका सवाल जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि एक हमने जो एक्सरसाइज किया था, कहीं 2003, कहीं 2004, कहीं 2002, वो सेक्रेड है, उसमें जो आ गया वो सही है। उससे पहले जितने हुए, उसके बाद जितने हुए, उनकी किसी की वैल्यू नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से केस देखे, खास करके मैं जब उत्तर प्रदेश में जब हो रहा था, उस वक्त फील्ड पे काम करते हुए, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनका 96, 97, 99, 2003 छोड़ के आगे के पीछे के सबके उनके पास लिस्ट है, और उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाल बाबू हुसैन 1996 का केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत अहम चीजें कही थी। पहली ये कि वो इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है
कि वो हर वोटर की सिटीजनशिप चेक करे। राइट। वो सिटीजनशिप तभी चेक कर सकती है जब उसके पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो कोई इंक्वायरी हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि वो इंक्वायरी के भी उसने फिर कुछ गाइडलाइंस दिए। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज जिसको के ये 2002 वाला मैंडेट वायलेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वोटर लिस्ट में होना किसी का सिटीजनशिप का प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। द फैक्ट कि वो मल्टीपल वोटर लिस्ट में नाम आया है तो वो प्रिजम्पशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इलेक्शन कमीशन उस सब को इग्नोर करके, उस पूरे डिसीजन को भी इग्नोर करके, लॉ को भी इग्नोर करके सिर्फ 1 साल को सेक्रेड बना दे रहा है ऑन द आइडिया कि उस साल हमने एक रिविजन किया था। तो इसका भी कोई लीगल बेसिस एज सच नहीं दिखता है। और अगेन जैसा आपने खुद डेमोन्स्ट्रेट किया, ये फंडामेंटली इलॉजिकल। तो 2002 की लिस्ट से जो जोड़ा जा रहा है, जिसको मैपिंग का प्रोसेस कहा जा रहा है, एक आम परसेप्शन ये है कि अगर 2002 की लिस्ट से जोड़ दिया जाए तो गोया SIR प्रोसेस में हमारा नाम जो है आसानी से आ जाएगा। इसके सिलसिले में क्या वजह? अभी ये 13 स्टेट्स में SIR हो चुका है। इन 13 स्टेट्स में कहीं पे भी मैपिंग की इतनी बात नहीं हुई। अच्छा। मैपिंग एसेंशियली एक इंटरनल एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा। जो अब तक अब कल को कोई गाइडलाइन बदल जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन SIR का पूरा प्रोसेस अब तक ये है कि हम इनुमरेशन फॉर्म हर वोटर को भरना है। मैपिंग उससे पहले इलेक्शन कमीशन अपनी आसानी के लिए, अपना एक पिक्चर क्लियर करने के लिए कि कौन कहां पे है, उसके लिए की जाने वाली एक एक्सरसाइज है। अच्छा। ये मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज पुट आउट ऑन इट्स वेबसाइट। अच्छा। जो उनका अपना गाइडलाइन है और जो उनका अपने BLOs को समझाने के लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल उन्होंने डाला, उसके हिसाब से जो पब्लिक मटेरियल है, मैपिंग को वो कह रहे हैं एक इंटरनल एक्सरसाइज। और ऐसा मुमकिन है कि उसके अगेंस्ट वो मैपिंग को जज करें, कुछ करें, लेकिन कोई भी ये ना समझे, बिल्कुल भी ना समझे कि मैपिंग हो जाने के बाद उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। अच्छा। वो जो फॉर्म भरने का प्रोसेस आएगा तो हर वोटर को उसी तरह फॉर्म भरना होगा। अब ये जो कर्नाटका में खास करके एक बात आ रही है कि बहुत सारे लोगों की मैपिंग गलत भी हुई है। अच्छा। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि उनके वालिद या उनके वालिदा की जगह किसी और के फैमिली से उनके मैपिंग को जोड़ दिया गया है। अच्छा। तो अब ये तो एक ब्यूरोक्रेटिक ब्लंडर है सरकार की तरफ से। इसका सिटीजन्स पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन हम एडवाइस के तौर पे सिर्फ इतना दे सकते हैं कि अगर आपको ऐसा खदशा है तो और ज्यादा केयरफुल रहिए और अपना जो इनुमरेशन फॉर्म है उसको ढंग से भरिए ताकि वहां पे आप कोई गलती को ठीक कर सकें। तो बेसिकली जो 80% मैपिंग हो गया है कर्नाटक में, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल एक्सरसाइज है। ये इंटरनल एक्सरसाइज SIR का एक मेन प्रोसेस नहीं है। मेन प्रोसेस नहीं है। अच्छा। ये हो सकता है कि वो इंटरनल एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हो कि वो SIR का मेन प्रोसेस कम वक्त में करना चाह रहे हो, 1 महीने के बजाय 15 दिन में करना चाह रहे हो, उनको लग रहा हो, लेकिन ये सब अंदाजे हैं बहुत सारा। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जब आप इस तरह का कोई भी प्रोसेस करते हैं जिसमें आप एक राइट को एक ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन में दे देते हैं, तो इस तरह के बहुत से एब्सर्डिटीज अपने आप पैदा हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी को आपने इतना बड़ा बर्डन दे दिया, हर वोटर को जाके फॉर्म भरवाओ, फॉर्म की चेकिंग करो, वेरिफिकेशन करो। ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके निकालती है उस काम को आसान करने के। उस आसानी में वो इसका ध्यान नहीं रखते कि किसके अधिकार जा रहे हैं, किसकी जिंदगी खराब हो रही है। तो ये एक जो एब्सर्डिटी इस एक्सरसाइज के फॉर्मुलेशन में है, वही उसी का हम एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। बाकी ये फिर से मैं रिट्रेट कर रहा हूं कि मैपिंग अपने आप में SIR नहीं है, वो उनकी इंटरनल चीज है। जब SIR होगा तो फॉर्म हर किसी को भरना ही होगा। अच्छा, तो ये एनुमरेशन जो फॉर्म है इसके बारे में कुछ तफसील बताइए। ये एनुमरेशन फॉर्म अगेन मतलब हमने जो आपने सवालात खड़े किए शुरू से, उस कड़ी का ये चौथा मेजर सवाल है। अच्छा। कि ये एनुमरेशन फॉर्म की बेसिस क्या है। एनुमरेशन फॉर्म क्योंकि वोटर बनने के लिए इंडिया में एक फॉर्म है जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, और मल्टीपल फॉर्म 6 जो बहुत बार रिफाइन भी हुआ है, जिसमें वो आपकी रेजिडेंस का प्रूफ देखते हैं, बर्थ का प्रूफ देखते हैं, ये देखते हैं कि आपका कोई और रिलेटिव है जो वोटर है, और इससे वेरीफाई हो जाता है कि यहाँ का रेजिडेंट है, कहीं और का सिटीजन नहीं है। ये इस फॉर्म में वो तो 2000 इस फॉर्म का पूरा मैंडेट ये है कि आप अपना लिंक 2002 से बनाइए। अच्छा। इलेक्शन कमीशन का लॉजिक ये है कि वैलिड वोटर इंडिया में सिर्फ वो है जो 2002 या 3 की वो जो लिस्ट थी उस टाइम पे वोटर था। अच्छा। सिर्फ वही वैलिड वोटर है। अच्छा। या उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट वैलिड वोटर है, और कोई वैलिड वोटर नहीं है, उनकी वैलिडिटी चेक करनी होगी। तो फॉर्म उसी के लिए बनाया गया है। फॉर्म में आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, फिर अगर आप 2002 में थे तो आपको वो इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। अगर आप उस वक्त वोटर नहीं थे
तो आपके माँ बाप या दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट, अच्छा। अगेन अब मैं कह रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट जो फॉर्म की लैंग्वेज है, अच्छा। उनमें से कोई थे तो उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। अब प्रॉब्लम यह है, पहली बात तो फॉर्म का डिजाइन अपने आप में ऐसा है, अगर हो सके तो आप उसकी इमेज या उसका लिंक डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जी। फॉर्म का डिजाइन ऐसा है कि पहली बार में उसको समझना भी मुश्किल है। वो एक कॉलम्स इस तरह से जंबल्ड है कि कहां पे आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, कहां दूसरी जाएगी, वो बहुत आसानी है, बहुत आसानी से उसमें गलती हो सकती है। तो पहले तो आपने डिजाइन ही ऐसा किया कि एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में 80% लोगों को वो भरवाने के लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, वो इंफॉर्मेशन ढूंढना कितना मुश्किल काम है जी। 2002 का, या तो आप बहुत टेक सेवी हो और आप इलेक्शन कमीशन की सरकारी वेबसाइट नेविगेट करके निकाल लें, या आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हो और मतलब जो माइग्रेंट्स हैं खास करके उनके लिए तो और भी मसला है। उनके माँ बाप जो है वो 2002 में बिहार में थे, वो आज कर्नाटक में रहते हैं। अब वो वहां के BLO को कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे, यहाँ एंटर करेंगे। फिर ये मसला के फॉर्म में टेक्निकली लिखा है आपका रिलेटिव, अच्छा। उसमें सिर्फ रिलेटिव लिखा है, अच्छा। आप या आपका कोई रिलेटिव जो 2002 में वोटर था, अच्छा। अब रिलेटिव तो मेरा चाचा भी है, रिलेटिव मेरा मामू भी है जी, खाला, सब मेरे रिलेटिव है। लेकिन एट द ग्राउंड लेवल BLOs का ये फीडबैक था कि नहीं, रिलेटिव का मतलब सिर्फ माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट है। अच्छा। अब ग्रैंड पेरेंट में भी कई BLOs का इंसिस्टेंस था कि सिर्फ दादा और दादी हैं, नाना नानी नहीं है। तो ये चीज पूरे इलेक्शन कमीशन के उस गाइडलाइन में कहीं लिखित में नहीं है। रिलेटिव का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है, अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है तो ग्रैंडफादर पैटर्नल है, मैटर्नल है, और सबसे बड़ी बात इसमें से जो भी चीज है वो क्यों है भाई, लॉजिक क्या है इसका, तो पूरा डिस्क्रिप्शन बेसिकली BLOs को दिया गया है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पे उसको दिया। और उसमें ये भी हम नहीं कह सकते कि BLOs को हम बहुत विलेनाइज करें यहाँ पे, वो बेचारे भी बहुत मुश्किल सिचुएशन में अपना काम कर रहे हैं। ये बेसिकली उनकी समझ पे दे दिया गया। अगर उनको समझ में आ रहा है तो वो नाना नानी का भी ले रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर जगह कन्वेंशनली हमने ये देखा दादा दादी या माँ बाप का ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। हालांकि जब लीगल जो पॉइंट है, सिंपल सा बात यह है, फॉर्म में जब रिलेटिव लिखा है तो कल को अगर कोर्ट में एडजुडिकेट होगा तो रिलेटिव का वाइडेस्ट मीनिंग उनको लेना होगा। जब आपने रिलेटिव डिफाइन नहीं किया सही, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मीनिंग को, जितना वाइडेस्ट मिल सकता है उतना वाइड होगा। लेकिन बहरहाल BLO एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर आपका आगे ही नहीं बढ़ेगा। सही। तो अभी कर्नाटक और इस तरह से दीगर मुकामात पे, दीगर स्टेट्स में शायद अनकरीब ये ऐलान होने का अंदेशा बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये इस साल के बाय मिडिल ऑफ दिस ईयर पूरे इंडिया में इस प्रोसेस को ये कंप्लीट करेंगे। तो अनकरीब आएगा यहाँ पे। तो जब एनुमरेशन फॉर्म का ये प्रोसेस होगा तो एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, तो इसके बाद क्या मरहला रहेगा जी? एनुमरेशन तो इलेक्शन, अब तक जो हमारा तजुर्बा रहा बाकी स्टेट्स में, एनुमरेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट निकलती है। वो ड्राफ्ट लिस्ट में जितने, आइडिया ये है कि जितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है सबका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में होना है। और जो छूट गए, जो फॉर्म नहीं दे पाए, उनको फिर फ्रेश वोटर के तौर पे एनरोल करना। अच्छा। फिर से उनको, चाहे वो 20 साल से वोटर हो, अगर फॉर्म नहीं दिया तो उन्हें फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। और जो लोग ड्राफ्ट लिस्ट में आ चुके हैं उनकी फिर स्क्रूटनी शुरू होगी। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन उसमें देखेगा उसको, जिन लोगों की वो मैपिंग नहीं हो पाएगी 2002 से, या जहां पे उसे वो एक चीज कह रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ये पब्लिकली उन्होंने कहीं लिखित में नहीं दिया है, कोर्ट की प्रोसीडिंग से हम लोगों को पता चला है कि, और जो नोटिस आए वो पढ़ के पता चला है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी जहां माँ बाप और बच्चों की एज में ज्यादा डिफरेंस है, या एक ग्रैंड पेरेंट की कई सारे उनको ग्रैंड चिल्ड्रन मिल रहे हैं, जो कि सारी चीजें इंडिया में बहुत नॉर्मल है। 50-60 साल की उम्र में बच्चे भी होते हैं, एक आदमी के 20-25 नाती पोते होते हैं, सब नॉर्मल चीजें। लेकिन इन सब को वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह के फिर वो नोटिस भेज देते हैं। अच्छा। जब वो नोटिस भेजते हैं इंक्वायरी के, मान लीजिए ड्राफ्ट लिस्ट में 90% लोग आ गए, अगर सबने भर दिया, उस 90% में एक छोटा ही नंबर होगा, मैं कोई नंबर यहाँ लेना नहीं चाह रहा, बट ऐसा नहीं होगा कि 50% लोगों को नोटिस आ गया, स्मॉल बट सिग्निफिकेंट नंबर, एक अच्छी खासी आबादी को नोटिस आए हैं हर जगह। जब नोटिस आता है, उस नोटिस में आपको बताया होता है कि आपको एक हियरिंग अटेंड करनी है क्योंकि आपके फॉर्म में ये डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। तो आप प्रूफ लेके आइए अपनी सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का प्रूफ जो है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी सारी, तो इस स्टेज तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अच्छा। अगर नोटिस आपको आता है उस स्टेज पे आपको फिर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करना होगा जिनको नोटिस आएगी, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है और उसकी क्या तैयारी है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि उस पे बहुत कंफ्यूजन है समाज में। उसमें
आपको समझना ये पड़ेगा कि इंडिया का सिटीजनशिप कानून जो है जी वो आप उसको समझिए कि वो 3 हिस्से में डिवाइड करता है बाय एज। अच्छा, आपको सिटीजन कौन है। ओके, तो इंडिया में ओरिजिनली आजादी के बाद पोजीशन ये थी कि एनीवन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया राइट एंड हु इज नॉट सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री वो सिटीजन है। तो आप अगर इंडिया में पैदा हो गए और आप कहीं और के नागरिक नहीं है तो आप इंडिया के नागरिक हैं। तो ये सिंपल पोजीशन थी। 1987 में ये चेंज हुआ। अच्छा, तो 87 तक तो बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास अपनी बर्थ का कोई भी प्रूफ है तो वो सिटीजनशिप का प्रूफ काफी है। एनीवन बॉर्न बिफोर ऑन और बिफोर 1987। ठीक है। 87 में अमेंडमेंट ये आया कि आपकी पैदाइश तो आप कहीं और के नागरिक नहीं होने चाहिए, आपके माँ बाप में से कम कोई एक इंडियन होना चाहिए। तो 87 के बाद जो पैदा हुए उनको अपनी पैदाइश के साथ साथ अपने माँ बाप की भी पैदाइश का एक ना एक प्रूफ लेके जाना होगा। ओके। तीसरा अमेंडमेंट 2003 में आया, 2004 से वो इफेक्टिव हुआ। 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए उनको दोनों माँ बाप का प्रूफ लेके जाना। अच्छा, दोनों का? क्यों दोनों का? इसलिए क्योंकि उसमें उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऐसा था कि एटलीस्ट वन of the parents is a citizen and the other is not an illegal immigrant। Okay। तो यानी कि आपके कोई पेरेंट बाहर से नहीं आया था इलीगली। अब इसका तो कोई सबूत होता नहीं कि बाहर से नहीं आया, तो उसका एक ही सबूत होता है कि हम इंडियन सिटीजन थे, या अगर वाकई किसी के फॉरेनर हैं पेरेंट तो उनका वैलिड वीजा उस वक्त का। अच्छा, अगर वो इंडिया में पैदा हुए तो ये 3 अगेन मैं रिट्रेट कर दूं कि जो 1987 से पहले की पैदाइश है उनको सिर्फ अपना प्रूफ का सर्टिफिकेट लेके कोई एनी प्रूफ ऑफ बर्थ, जो 87 से 2004 के बीच में है अपना और एक पेरेंट का, और 2004 के बाद जितने हैं अपना और दोनों पेरेंट्स का। ये इसका एक सिंपलिस्टिक वो है। बर्थ प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? इसमें प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वैसे तो बहुत डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अगेन ये 5वां मसला जो हमने शुरू किया था, इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि एसेंशियली 12-13 डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। उसमें लैंड के भी डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, लेकिन जो पॉपुलर जो आमतौर से लोगों के पास होते हैं उसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके अलावा फिर आपको कोई लैंड अलॉटमेंट हुआ है, अगर सरकारी कोई स्कीम से आपका लैंड अलॉटमेंट हुआ है, इस तरह के बहुत सारे हैं। लेकिन पासपोर्ट तो है ही, ऑफ कोर्स पासपोर्ट भी है, लेकिन पासपोर्ट तो पॉपुलेशन 2 या 3% लोगों के पास होता है, तो वो ज्यादा। लेकिन जिनके पास पासपोर्ट है उनको आमतौर के उनके पास 4-5 डॉक्यूमेंट और भी होते हैं, तो पासपोर्ट वालों को आमतौर पर ज्यादा दिक्कत आती नहीं। इस सब में दिक्कत उनको आएगी सबसे ज्यादा जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो सबसे आसान डॉक्यूमेंट उसमें फिर डोमिसाइल है। आधार का मामला ये है, आधार को लेके बहुत कंफ्यूजन है। आधार को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि आधार को भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वो डायरेक्शन माना है उसकी स्पिरिट को वायलेट करते हुए। अच्छा। उन्होंने ये कहा है आधार को इंक्लूड किया जाएगा बट ओनली एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट एज प्रूफ ऑफ बर्थ और सिटीजनशिप। अच्छा। वो उन्होंने एक, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने लीगल कंस्ट्रक्शन किया जो आधार का कानून है, उस कानून में आधार के जो पर्पसेस लिमिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सिटीजनशिप के पर्पस के लिए कंसिडर करना है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का वो डायरेक्शन छोड़ के उन्होंने वो लॉ का सहारा लिया और उसको एक बहुत लिमिटेड सेंस में ये लिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन हम प्रूफ के तौर पे उसको मानेंगे नहीं, वो सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ रहेगा। तो आइडेंटिटी और सिटीजनशिप में मतलब बहुत बारीक अच्छा सवाल है कि एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी और सिटीजन में इतना ही फर्क हो सकता है कि अगर आपके बारे में ये पता है मुझे कि भाई आप जो है वो एक्चुअली यहाँ के नहीं यूके के सिटीजन है, तब तो मैं फर्क कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं पता है कि आप बाहर के सिटीजन है तो आपकी आइडेंटिटी, भाई आपकी आइडेंटिटी यही है कि आप इंडियन है, आप इंडियन सिटीजन है, तो इसमें कोई फर्क तो होता नहीं है। बट और आधार ऐसा बहुत मुमकिन है कि आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कराए भी, क्योंकि उसका एक पुराना ऑर्डर है, तो हो सकता है वो इन्फोर्स भी कराए उसको, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आधार की बेसिस पे चलते हैं। आपने बल्कि हम आधार को लेकर के बहुत लोगों के रिजर्वेशंस थे, लेकिन आपने आधार को ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जो किसी भी वेलफेयर स्कीम के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, टैक्स भरने के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। फोन नंबर एग्जैक्टली फोन लेने के लिए जरूरी है। तो जब हर चीज के लिए आधार जरूरी है, इसके लिए आप नहीं मान रहे हैं, तो दिस इज क्लियरली, मतलब ये इतना इलॉजिकल है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसको सस्टेन ना करे। एंड इसीलिए फॉर्म में एक ऑप्शनल कॉलम है आधार नंबर डालने का। तो आम तौर पे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इसमें जो काम कर, उन लोगों का ये एडवाइस है कि आप अपना आधार नंबर डालिए इसमें, सो दैट अगर कल को सुप्रीम कोर्ट से वैलिड कर दे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो क्लेम करने। जी सही।
तो इसका एक प्रोसेस रहेगा और नोटिस आएगा, नोटिस के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट होंगे, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट आएगी। तो फाइनल लिस्ट उसके बाद आएगी, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है, नोटिस जो आएगा, नोटिस की हियरिंग चल रही है, नोटिस के साथ साथ एक और प्रोसेस है जो बड़े पैमाने पे चल रहा है, वो है फॉर्म 7 एक होता है इलेक्शन कमीशन का। फॉर्म 7 होता है कि मुझे शक है किसी वोटर पे कि ये वैलिड वोटर नहीं है। ओके। फॉर्म 7 स्ट्रिक्टली एसआईआर से रिलेटेड नहीं है, डिलीशन वो डिलीशन का प्रोसेस है। Okay. जो एनीवे एग्जिस्ट करता है और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। फॉर्म 7 अगर मैं किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा रहा हूं तो मुझे अपनी सारी डिटेल देनी है, उनकी डिटेल देनी है और रिटर्न में रीजन बताना है मुझे क्यों लगता है कि ये सिटीजन नहीं है। और वो फॉर्म 7 फिर इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिश करती है कि फवाद साहब ने मास साहब के खिलाफ एलिगेशन लगाया है इस बेसिस पे। और वो एक फॉर्म 10 होता है, कई सारे फॉर्म आ गए, बट एक फॉर्म 10 होता है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिश होता है, डेली पब्लिश होता है कि कल जो है वो 15 फॉर्म 7 मिले, तो ये 15 की डिटेल। तो वो एक बहुत सीरियस चीज है। लेकिन हमने ये देखा हर स्टेट, खास करके एक्चुअली सारे ही स्टेट्स में, बट यूपी, एमपी, बंगाल, इनमें बहुत ज्यादा देखा गया कि बड़े लेवल पे फॉर्म 7 फाइल किए गए और एक एक शख्स जो है एक एक नाम से 20-20, 30-30, कहीं पे 100 फॉर्म 7 फाइल किए गए। इतना मिसयूज किया गया, मिसयूज एसेंशियली कोई एक शख्स बैठ के एक मोहल्ले में टारगेटेड तरीके से 100-200 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहा है। तो ये एक चीज है जो बड़े पैमाने पे हो रही है। और ये क्या होता है कि नोटिस पीरियड जो है ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद, उसके बाद एक लिस्ट आती है, हर पोलिंग बूथ की एक लिस्ट मौजूद है, तो उस लिस्ट को फिर टारगेट किया जा रहा है कि ये गलत इंक्लूजन्स हुए हैं। और उसमें फिर जो इंक्वायरी है वो ज्यादा टाइम भी ले रही है क्योंकि, और तो फाइनल लिस्ट जहां पे पब्लिश भी हुई है, मसलन मध्य प्रदेश में फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई, कई स्टेट्स में पब्लिश हो चुकी है, बिहार में भी पब्लिश्ड है, लेकिन अपील्स प्रोसेस अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मतलब आपकी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी जो है आपकी, मान लीजिए ईआरओ जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर है, जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, उस ऑफिस में आपकी इंक्वायरी हुई, वहां पे आपका रिजेक्ट हो गया, फिर आपके पास अपील है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, स्टेट ऑफिस में, तो वो अपील्स प्रोसेस पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहा है इस टाइमलाइन में और फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जा रही है। तो ये मसला आगे थोड़ा कंटिन्यू करेगा। मतलब जिन लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके लिए ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर वो अपील के सिलसिले में रहे। अगर वो किसी चीज में नहीं है, सिर्फ नाम कट गया है, तब तो उनको फ्रेश वोटर के तौर पे एनरोल ही होना पड़ेगा। एक आखिरी चीज, ये जो फॉर्म 7 वाला है, ये जो मास लेवल पे फॉर्म 7 यूज होता है, ये लॉ का वायलेशन है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, यहाँ पे सीधे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 30 है और भी सेक्शन है जो मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस उसका, तो ये उसके अंडर आता है और ये एक इलेक्शन ऑफेंस है। इसके अंदर 1 साल की सजा है। तो जहां पे भी मास लेवल पे कोई फॉर्म 7 यूज कर रहा है, 20-20, 30-30 लोगों के खिलाफ एक साथ कंप्लेंट डाल रहे हैं, तो ये जो है वो FIR इस पे होनी चाहिए। तो मैं मतलब लोगों को एक्चुअली ये मॉनिटर करना चाहिए। फॉर्म एक बार जब ये ड्राफ्ट लिस्ट आ जाए तो फॉर्म 10 जो है वो कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो कायदे से डेली अपडेट होना चाहिए। डेली अपडेट नहीं हो रहा है तो उनको RTI वगैरह करके उनसे मजबूर किया जा सकता है कि वो उस लिस्ट को डिस्क्लोज करें। और उसमें अगर कोई मास लेवल पे ऐसा कर रहा है तो फौरन उस पे एक्शन होना चाहिए, FIR जी। तो ये पूरे प्रोसेस को अब देखेंगे तो एज ए सिटीजन, एज ए कम्युनिटी, एज ए एक्टिविस्ट हमको क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, इस वक्त इसके 2 पहलू हैं। पहला ये है कि ये वोट बचाना इस वक्त इसमें एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जी। प्रिंसिपली हम इस पूरे प्रोसेस के भी अगेंस्ट हैं, इसकी नेसेसिटी, इसकी लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, हम इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वोट बचाना एक काम, मतलब अगर वोटिंग राइट चला गया आपका तो आप सिटीजन ही, आपकी सिटीजनशिप ही आधी हो गई। तो इसलिए वोटिंग राइट बचाना एसेंशियल काम है। तो जो SIR का प्रोसेस है उसको करें, लोग पार्टिसिपेट करें, एनुमरेशन फॉर्म भी भरें और उसके बाद बहुत विजिलेंट रहें, अपना नाम को लेके भी विजिलेंट रहें, फैमिली और फ्रेंड्स के नाम को लेके भी विजिलेंट रहें। नाम कटे तो फौरन कहीं फॉर्म 6 भरना है, नोटिस आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स देना है, उस पर लीगल है, तो इसको लेके बहुत अगले 2-3 महीने थोड़ा विजिलेंट रहें, इसको भरें। लेकिन साथ में ये सियासी सवाल भी खड़ा करना शुरू करें कि ये प्रोसेस हम कर रहे हैं वोट बचाने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस है गलत और इसकी जरूरत कोई नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर प्रोसेस फ्लॉड है। और इसका हम एक एग्जांपल बाय द वे लाइव देख चुके हैं। यूपी में जब SIR हो रहा था
उसी वक्त में यूपी की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने पंचायत के इलेक्शंस के लिए वोटर रोल तैयार किए। तो पंचायत के इलेक्शन के जो वोटर रोल तैयार किए वो एसआईआर का प्रोसेस नहीं था, उसमें कोई फॉर्म नहीं भर रहा था, वो जो यूजुअल इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है जहां वो वोटर जो ट्राइड एंड टेस्टेड 70 साल का प्रोसेस है उस प्रोसेस से उसने किया। एंड रिजल्ट ये था कि जब यूपी की ड्राफ्ट लिस्ट आई एसआईआर की तो पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 60 लाख उसमें उन्होंने लोग इंक्लूड किए। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की सिर्फ पंचायत की लिस्ट आई विच इज सिर्फ रूरल यूपी की, सिर्फ उसमें 12 करोड़ 70 लाख थे, यानी पूरे यूपी से 10 लाख ज्यादा सिर्फ गांव में मिले लोग। अच्छा। और उसमें अगर आप 3.5 करोड़ ऐड कर दें जो कि अंदाजा है कि यूपी के शहरों में 3.5-4 करोड़ वोटर है, तो फिर वो 16.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो मतलब 3-4 करोड़ वोटर्स या तो मिस हो गए हैं या फिर बोगस वोटर हैं, ये तो कहने के लिए कोई बेसिस चाहिए। लॉजिकल बात ये समझ में आती है कि ये वो 4-4.5 करोड़ लोग हैं जिन तक फॉर्म भरने की इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाई, वो उन तक ये बात ही नहीं पहुंच पाई कि उन्हें फॉर्म भरना है, तो इसलिए वो उसमें से कट गए। ठीक, तो जब हम ये कह रहे हैं पब्लिक से कि एसआईआर का प्रोसेस लॉजिकली, लीगली, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद हमको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इससे पहले एनआरसी का जब प्रोसेस था तो वो भी एक लीगल बैकग्राउंड के साथ आ रहा था, लेकिन हमने उसको एज ए सोसाइटी कम्प्लीटली रिजेक्ट किया और उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया, तो वो मामला अभी क्यों नहीं हो सकता या क्यों नहीं हो रहा है, उसकी क्या वजह? ये बहुत वैलिड सवाल है और हमें ये एज अ सोसाइटी ये सवाल करना चाहिए कि एनआरसी मूवमेंट के दौरान जो बुनियादी चीज थी, लोगों ने कहा था कि हम अपनी शहरियत को हम ओन करते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए हम कहीं लाइन में नहीं लगेंगे। तो वो मुझे लगता है कि पहली वो एक मोमेंट था जो कि इसमें कैप्चर नहीं हुई, जिसकी एसआईआर का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो डायरेक्ट आपके वोटिंग राइट पे खतरा था, तो यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि आप बॉयकॉट करें। एंड आई थिंक यही सरकार की मंशा भी थी कि आप एनआरसी के प्रोसेस में एक मूवमेंट भी था, लोग सड़कों पे थे और एक सेंस था कि ये उससे जुड़ा हुआ है। अभी अनफॉर्चुनेटली एसआईआर और एनआरसी के बीच में जो क्लियर लिंक है उसके ऊपर भी हम लोगों का अटेंशन नहीं ज्यादा गया है, और इसमें मैं एक्चुअली मेन कल्प्रिट मानता हूं इंडिया के ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो इतना बड़ा अटैक हुआ वोटिंग राइट्स पे, वो राइट जो कि ऑपोजिशन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज खासकर जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑपोजिशन है नेशनली, कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं खड़ी हुई, वो हमें नैरेटिव बनाते हुए नहीं दिखी, वो उसके ऊपर प्रोएक्टिव स्टेप्स ले, शुरू में कुछ हंगामा किया उन्होंने, 1-2 बिहार में यात्रा वगैरह निकाली, उसके बाद पूरी तरह वो ठंडे हो गए। तो ये जो काम था इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने का, वो काम असल में पॉलिटिकल पार्टीज का था। जब वो ये नहीं कर रहे थे तो वोटर तो यही कर सकता है कि वो अपना वोट बचाए, तो हम तो अभी यही कहते हैं कि हम वोट बचाएंगे, लेकिन हम ये सवाल भी खड़ा करेंगे। और उसी में जो आखिरी सवाल है, वो आखिरी सवाल यही है कि एसआईआर के जो गाइडलाइंस उन्होंने इश्यू किए उसमें पैराग्राफ 5B है जो ये कहता है कि जब ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी अगर किसी ईआरओ को या किसी ऑफिसर को लगता है कि इस शख्स की सिटीजनशिप डाउटफुल है तो वो उसका नाम सिटीजनशिप एक्ट में प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी क्रिप्टिक प्रोविजन, क्योंकि एसआईआर का पूरा सिटीजनशिप एक्ट का उसमें कोई दखल नहीं था इलेक्शन, लेकिन अचानक से सिटीजनशिप एक्ट का ये मेंशन, और सिटीजनशिप एक्ट में प्रोसेसिंग, व्हाट डज दैट मीन? तो एक बैकडोर एंट्री है एग्जैक्टली, क्योंकि हम पूरा सिटीजनशिप एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी की सिटीजनशिप को चेक करने के लिए कोई प्रोसेस दिया हो। वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एनआरसी का है, जो सेक्शन 14A जो है, और उसी के रूल्स। तो इसीलिए हम लोगों का कहना है कि ये जो उन्होंने प्रोसेसिंग अंडर सिटीजनशिप एक्ट कहा है, यही है जिसको आप कह रहे हैं कि वो बैकडोर एनआरसी है। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया रहा है, अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज का, इवन जो स्टेट्स में वो रूलिंग पोजीशन में है, जैसा कर्नाटका में है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएंगे, एसआईआर के प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब मेरी सियासी शायद वो समझ नहीं है, वो मुझे उतनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया जी। एक ऐसी चीज जो इंडियन पॉलिटिक्स को रिकॉन्फिगर करने के लिए लाई जा रही है, आप उसके बारे में ये कैसे कह सकते हैं हम उस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? बाकी अब वो जाहिर है वो स्टेट मशीनरी उनके हाथ में है, शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे एसआईआर का प्रोसेस उतना एक्सक्लूजनरी नहीं था जितना कि उसके बाद
वोटर्स को एक्सक्लूड किया गया है। और मतलब प्रोसेस के दौरान लोगों को दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब नोटिसेस आना शुरू हुए और फिर जब लिस्ट पब्लिश हुई तो पता चला 60 लाख से करीब लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं, जिसमें से के 10 लाख तो कम से कम ऐसे केस हैं जिसमें डिलीशन के प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके तहत कुछ इंक्वायरी हो रही है। तो और वो तब है जब एक स्टेट गवर्नमेंट वहां पूरी तरह उसको चैलेंज कर रही है, फाइट कर रही है, और क्योंकि वहां फॉरेन इलेक्शन है तो इसलिए भी वो ज्यादा हाइटेंड है। बट उससे लेकर के शायद लोगों को सीखना चाहिए था। आई डोंट नो क्या सीखा, शायद इन लोगों ने सबक ले लिया था कि हमें अपोज ही नहीं करना है, आई डोंट नो। बट मेरी समझ से बाहर था कि ये इशू एपॉलिटिकल कैसे हो सकता है, ये कोई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज कैसे हो सकती है। हाँ, तो ये यूपी में, बिहार में, बंगाल में, केरला में और दीगर स्टेट्स में जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो इसकी बुनियाद पे एक क्या तजुर्बा हमारे सामने आया है? मतलब एक ओवरऑल सिनेरियो अगर देखेंगे तो क्या इसमें कोई हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, या एक जस्ट एडहॉक बेसिस पे ये प्रोसेस चल रहा है, या इसमें ऐसे कौन से मतलब ज़्यादा लोअर क्लास के लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं, या इवन हाई क्लास के ब्यूरोक्रेट्स, ये भी ऐसे भी एग्जांपल्स हमें मिल रहे हैं? तो इसके बारे में इसमें मतलब ये जो सबसे बड़ा टेक अवे है कि इस तरह का प्रोसेस, जो पहले भी लोग कह रहे थे, जो एक्सपीरियंस ने प्रूव किया, ऐसा कोई भी प्रोसेस एसेंशियली केओस क्रिएट करता है, बहुत मैसिव लेवल पे केओस, कंफ्यूजन और पैनिक। एंड ऑफ कोर्स इसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है वर्किंग क्लास पे और माइग्रेंट लेबरर पे, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो है। लेकिन साथ में ये भी है कि जाहिर है बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग भी हैं जिनके नाम कटे। बंगाल में तो मतलब अमर्त्य सेन जैसे आदमी के पास नोटिस आ गया, फॉर्मर चीफ जस्ट हाई कोर्ट के जज का नाम कट गया, सिटिंग मतलब बहुत सारे सिटिंग जजेस के ऊपर सा। तो ये तो जिस तरह का नेट इसमें बिछाया था इन्होंने, इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ लोग इफेक्ट हुए। जो ये हाई क्लास जिनको सो कॉल्ड हम कहते हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके नाम कटे, उनका एग्जाम्पल हमको सिर्फ एक चीज दिखाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ होने के बाद भी ये प्रोसेस का नेचर ऐसा है कि इसमें एरोनियस डिलीशंस हो सकते हैं, एरर्स, इसमें इसका नेचर ही ऐसा है कि इसमें एरर्स होंगे। तो जो हाई प्रोफाइल थे वो एरर हमको दिख गए, लेकिन मैसिव लेवल पे वर्किंग क्लास और माइग्रेंट लेबर के साथ इसी तरह के एरर्स हुए होंगे, जिसको हम मान के बैठे हैं कि ये एरर नहीं, ये तो सही हुआ। तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट उसी पे, वर्किंग क्लास पे है, माइग्रेंट लेबर पे है। लेकिन इसने जितना वाइड नेट के जिस तरह का केओस और कंफ्यूजन पैदा किया, तो उस केओस में फिर ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जिनके हाथ में है उनके पास डिस्क्रिशन आ जाता है। और हमने ये देखा कि वो जहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, वहां पे जैसे कोई भी सरकारी काम होता है, धक्के लगा के, बात करके, आपके नेटवर्क से, कहीं पैसे से, तो डॉक्यूमेंट बनने का भी एक पूरा धंधा शुरू हो गया है। जो नहीं भी बनवाना है वो डॉक्यूमेंट भी बिचौलिए ब्रोकर खड़े हो गए हैं जो बनवा दे रहे हैं। फिर वो एक धंधा शुरू हो गया है फॉर्म भरवाने का भी। बहुत सारे जो कैफेज हैं और जो बंद हो रहे थे, बहुत से इंटरनेट कैफेज, वो दोबारा जिंदा हो गए, वो बैठ करके लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। तो एक पूरा इंडस्ट्री इसको सर्व करने के लिए भी खड़ा हो गया। तो वो तो एक होते, आप जब इतने मास लेवल पे ऐसा प्रोसेस करेंगे, यू विल गिव बर्थ टू इट। लेकिन उस डिस्क्रिशन में और उस आर्बिट्ररीनेस में, जहां पे सरकार को टारगेटेड कुछ काम करना था, बैठ करके उसको किसी डिस्ट्रिक्ट में टारगेटेड एक्सक्लूजन्स कराने थे, तो उसका भी दरवाजा खुल जाता है। तो ये हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है। तो टारगेटेड भी हुआ है, और इन जनरल प्रोसेस इटसेल्फ हैज क्रिएटेड द काउस, जिसकी वजह से असल में कहूंगा इसका जो टारगेटेड हुआ है वो तो है ही, लेकिन उस पे फोकस करना इस पूरे मसले का बहुत छोटा एस्पेक्ट है। जो इसकी रियल इम्पैक्ट है वो है कि जिस तरह का आपने पूरा सोशल केओस क्रिएट किया और पूरे लोगों की जो सेटल्ड राइट थी उसको आपने सडनली एक प्रिविलेज बना दिया और कुछ ब्यूरोक्रेट्स और मिडिलमैन के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया। तो आखिर में की पॉइंटर्स कम्युनिटी लीडर्स के लिए और सिटीजन्स के लिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? इस वक्त ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज ये है कि जो एसआईआर का प्रोसेस होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करके वोट को बचाना है जी। वोट को बचाने के लिए फॉर्म्स अच्छे से फिल करने हैं, उसके लिए जितना लोगों की मदद हो सके, जितना उनको बिचौलियों से, मिडिलमैन से और ब्यूरोक्रेट्स के डिस्क्रिप्शन से बचाया जा सके, उनको सही एडवाइस दिलाई जा सके, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। वो हेल्प डेस्क की शक्ल में, जिस तरह में, वो एसेंशियल काम है। वो एक इस वक्त के पॉलिटिकल कम्युनिटी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो वो तो करना ही चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद स्क्रूटनी की शक्ल में।
जी। जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसकी स्क्रूटनी, जो फॉर्म 7 भरे जाएंगे तो फॉर्म 10 की स्क्रूटनी, के डिलीशंस कहाँ फाइल हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर कहीं टारगेटिंग तो नहीं हो रही, जो नोटिसेस आ रहे हैं तो नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए, उसके लिए लोगों को लीगल असिस्टेंस मिले। तो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो तो अभी करना ही करना है, वो अगले 3-4 महीने चलेगा। साथ में स्पेशली कम्युनिटी लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस पे अपना पॉलिटिकल असहमति भी जताना शुरू करें, ये बताना शुरू करें कि हम प्रिंसिपली इसके खिलाफ हैं। और खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये पूरे हमारे वोटर रजिस्ट्रेशन की जो इंक्लूसिव पॉलिसी थी उसको 180 डिग्री शिफ्ट करके एक एक्सक्लूसिव पॉलिसी बना रहा है और इसका लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉजिकल बेसिस पूरी तरह से गायब है। और आखिर में एक पॉइंट ये भी कहना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs हैं उनका रोल क्या है और उसके सिलसिले में हमें क्या, ये असल में उन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो मैंने पूरा कहा कि आपको अभी लोगों की मदद करनी है और स्क्रूटनी रखनी है, ये काम हमारे पूरे जो इलेक्शन की का जो फ्रेमवर्क है इलेक्शन के कानून का, उसमें ब्लॉक लेवल एजेंट जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, उसका यही काम है। एक BLA एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पोलिंग बूथ को देखता है, एक पोलिंग बूथ में 1000, 1200, 900 कहीं 13 ऐसे ही लोग होते हैं। तो एक BLA का काम है कि इतने वोटर्स पे नजर रखना और ये इंश्योर करना कि इसमें कोई अनफेयरनेस नहीं हो रही। और आइडिया ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का BLA होगा, हर कोई अपने वोटर को प्रोटेक्ट करेगा तो सब वोटर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के BLAs और BLAs के साथ साथ उनके शाखा के लोग और उनके ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, मास ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जहां कोई बड़ा लीडर है, जहां कोई पावरफुल है, वहां तो BLA एक्टिव है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो गायब है। नजर क्या, कई जगह अपॉइंटेड ही नहीं है। तो नजर पे तो तब आएंगे जब पहले आप अपॉइंट कीजिएगा। तो इस सिलसिले में भी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज कराने की कोशिश, प्रेशर करना जरूरी है कि आपका हर ब्लॉक में एक BLA तो अपॉइंटेड होना ही चाहिए, जो और उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए सही कि इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है। आखिर में आप कोई बात कहना? नहीं, मेरे ख्याल से सारी बातें आ गई। ठीक, तो ये थे जनाब फवाद शाहीन साहब। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा साथ दिया और इस अहम मौजू पर हमारे सामने तफसील से बात रखी। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ फिर अगली बार आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।